जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में मैं आज लेकर आई हूँ आप सबके सामने प्रैक्टिस सेट 10। और आज का जो प्रश्न है हमारा प्रैक्टिस सेट 10 का पहला प्रश्न है, निम्न में से एक भिन्न है। यानी कि हमारे सामने 4 ऑप्शन है और उन चारों में से एक अलग है और 3 एक दूसरे के समान है। गबन, गोदान, बरदान, नमक का दरोगा। तो ये चारों की चारों ही रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। लेकिन गबन, गोदान, बरदान ये 3 उपन्यास हैं और नमक का दरोगा कहानी है। यानी कि इसमें जो भिन्न है वो किसके आधार पर भिन्न है? वो विधाओं के आधार पर भिन्न है, क्योंकि उपन्यास बड़े होते हैं, बृहद होते हैं, लगभग पूरे जीवन का वृत्तांत होता है, और कहानियाँ लघु और छोटी होती हैं, जिनमें लगभग पूरे जीवन का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः एक खंड का उल्लेख होता है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न का उत्तर होगा नमक का दरोगा। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा नाम की रचना है, बहुत उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा में हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि कैसे अंग्रेज यहाँ के सारे धन को ले जा रहे थे और हम पर राज कर रहे थे। तो चलिए आज के अगले तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी दीपक भी जलता है, सखी पतंग भी जलता है, पंक्ति के रचनाकार हैं। ये जो पंक्ति है, दोनों ओर प्रेम पलता है, ये पंक्ति मैथिलीशरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। साकेत में के नवम सर्ग में है। यहाँ पर ये जो पंक्ति बोली जा रही है, उच्चरित की जा रही है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सख पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। तो इसमें उर्मिला अपनी सहेली से कह रही है कि हे सहेली, प्रेम तो दीपक भी कर रहा है और पतंगा भी कर रहा है, और दोनों में ही एक प्रेम है। लेकिन जब दीपक प्रेम करता है तो पूरा संसार उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो प्रेम में जल रहा है। और उसी प्रेम में जब पतंगा जलता है तो पूरा का पूरा संसार उसे उल्हाना या उपालंब दे रहा होता है। इसमें उर्मिला कहना चाहती है कि लक्ष्मण जी ने प्रेम किया अपने भाई से, और वो अपने भाई के साथ कहाँ चले गए? वन को चले गए। तो पूरे संसार ने उनकी तारीफ की। मैंने भी अपने पति से प्रेम किया और मैं उनके प्रेम में वियोग में हूँ, तो लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ जबकि मेरा पति बहुत अच्छे काम के लिए गया है। तो उर्मिला ने अपनी तुलना पतंगे से और लक्ष्मण की तुलना दीपक से की है। बहुत उत्कृष्ट कोटि का काव्य है साकेत, जो कि स्पेशली उर्मिला को ही ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो चलिए आज के चौथे प्रश्न पर चलते हैं। और आज का चौथा प्रश्न क्या कहता है? ये भी हमारा साहित्य से संबंधित प्रश्न है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1900 में। तो भाई 1900 से तो हमारा द्विवेदी युग प्रारंभ हो जाता है। 1936, बिल्कुल 1936 में लखनऊ में प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई। और 1943 से हमारा प्रयोगवाद आरंभ हो जाता है। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना या प्रगतवादी कविता की स्थापना जो मानी जाती है, प्रगतवाद की स्थापना मानी जाती है, वो कब से मानी जाती है? 1936 से, 1936। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संशय की एक रात और रश्मि रथी। तो संशय की एक रात नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई रचना है, जिसमें भगवान राम जिस सुबह यानी कि 10वीं वाले दिन जब वो रावण का वध करने वाले हैं, तो 10वीं से पहले यानी 9वीं और 10वीं के मध्य रात्रि में पूरी रात भगवान राम संशय में रहे हैं, दुविधा में रहे हैं कि सिर्फ एक सीता के लिए
इतना भीषण नरसंहार हुआ, इसीलिए इस काव्य का नाम भी है संशय की एक रात। जबकि कुरुक्षेत्र महाभारत से प्रेरित रचना है। महाभारत का इसमें वर्णन मिलता है। उर्वशी में पुनर्वा और उर्वशी के प्रेम का अभूतपूर्व वर्णन है। इतना सुंदर वर्णन है कि इससे ज़्यादा प्रेम की गहराई, प्रेम की पराकाष्ठा हमें अन्य कहीं मिले बहुत मुश्किल है। और रश्मि रथी में दिनकर जी ने पांडवों का, यानी जब पांडव लौट आए हैं, उससे पहले भी पांडव किस तरह से द्वित क्रीड़ा में हारे हैं, फिर अज्ञातवास वनवास गए, अज्ञातवास गए, वहाँ से लौटे हैं, जो कि तृतीय सर्ग बहुत फेमस भी है। तो भगवान राम संदेशा लेकर आए हैं, वो कर्ण को भी समझा रहे हैं और बेसिकली लालच भी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध रुक जाए। तो वहाँ रश्मि रथी का वर्णन है। तो जो दिनकर की रचना नहीं है वो कौन सी है? संशय की एक रात नहीं है। और संशय की एक रात अगर पूछता है एग्जामिनर कि किसकी रचना है, तो ये जो रचना है ये है नरेश मेहता की। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि स्वर वर्ण होते हैं स्व उच्चरित, अन्य वर्णों की सहायता से उच्चरित, दोनों, या कोई नहीं। तो भाई जो स्वर वर्ण होते हैं वो स्व उच्चरित होते हैं। इनकी डेफिनेशन भी होती है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं या वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसकी सहायता ली जाती है? स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 25। तो भाई देखो व्यंजन तो है हमारे 33। इन 33 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन से 3 भाग हैं? स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो कि 4 होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजनों की बात की जाए तो का से लेके मा तक जो कि 5 वर्गों में बटे हुए हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन या र ल व होते हैं। और ऊष्म व्यंजन हमारे स श स और ह होते हैं। और 52 तो हमारी पूरी वर्णमाला के वर्ण होते हैं। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अनुवादक जिस भाषा से अनुवाद करता है उसे कहते हैं श्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, अनुदित भाषा या सभी। तो भाई अनुवादक जिस भाषा से अनुवाद कर रहा है तो वो भाषा उसके लिए रिसोर्स का काम कर रही है। यानी कौन सी लैंग्वेज है? रिसोर्स लैंग्वेज है। जिस भाषा में अनुवाद करेगा वह उसकी लक्ष्य भाषा होगी। और जिस भाषा में अनुवाद कर रहा है उसे हम कह सकते हैं अनुदित रचना। तो स्रोत भाषा जिससे अनुवाद करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो जैसे एक बहुत उत्कृष्ट रचना हमें मिलती है ऋतुसंहार, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई। और उस ऋतुसंहार का अनुवाद कई लोगों ने किया, कई हिंदी के रचनाकारों ने किया, जिसमें एक बहुत उत्कृष्ट नाम भी आता है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतुसंहार को ब्रज भाषा में किया। तो ठाकुर जगमोहन सिंह क्योंकि उस समय किसका काम कर रहे हैं? अनुवादक का काम कर रहे हैं। तो उनके लिए संस्कृत क्या है? स्रोत भाषा है, क्योंकि वो संस्कृत से अनुवाद कर रहे हैं। और किसमें कर रहे हैं? ब्रज भाषा में कर रहे हैं। तो ब्रज भाषा उनके लिए लक्ष्य भाषा का काम करेगी, यानी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है वर्ण समूह। भाई वर्ण समूह तो वर्णों का सार्थक समूह नहीं होगा, शब्द समूह भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वर्णों का सार्थक समूह होता है शब्द। वर्णों को इस तरीके से जोड़ा जाए कि उसका एक अर्थ निकल आए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर। आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जब किसी वाक्य में क्रिया कर्म के
लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। यानी हम कोई क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं और वो क्रिया किसके अनुसार आ रही है, वो क्रिया आ रही है कर्म के अनुसार। यानी यदि कर्म हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्म अगर हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया हमारी एक वचन आएगी, और यदि कर्म हमारा बहुवचन है तो क्रिया हमारी बहुवचन है। यानी कर्म के अनुसार उसका लिंग और वचन बदल जाए क्रिया का, उसे कौन सा वाच्य कहा जाता है? तो कर्त वाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। कर्म वाच्य में ही क्या होता है, क्रिया हमारी कर्म के अनुसार होती है, जबकि भाव वाच्य में भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, भाव के अनुसार प्रयुक्त हो रही होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्न में से शुद्ध विलोम युग्म नहीं है। हमें ढूंढने हैं विलोम युग्म जो कि शुद्ध नहीं है। तो भूगोल का खगोल होता है, और क्योंकि भूगोल क्या है, जो जमीन का अध्ययन करता है, और खगोल जो ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करता है उसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं। और तिमिर होता है अंधकार, जबकि प्रकाश होता है रोशनी। कृपण होता है कंजूस, और कृश होता है हष्ट पुष्ट। तो भाई ये तो विलोम बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा, ऑप्शन थर्ड। जबकि निंदा और स्तुति एक दूसरे के विलोम हैं, हालांकि निंदा के लिए कई बार श्लाघ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों ही उसके सटीक विलोम माने जाते हैं। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है हमारा पर्यायवाची समूह को लेकर के। और प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि अशुद्ध पर्यायवाची समूह का चयन कीजिए। निशा, यामिनी, रजनी तीनों के तीनों रात के पर्यायवाची, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। दादुर, भैक, मंडूक, मेढक के पर्यायवाची हैं, ये भी सही हैं। रसाल, फलराज, आम्र, ये आम के पर्यायवाची हैं, इनमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। और चौथा ऑप्शन है नीर, बार, जल। अगर जल होता तो पानी का पर्यायवाची होता, लेकिन शब्द दिया गया है जलज, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, विकल्प चौथा, ऑप्शन 4। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि छंद का निम्न में से अर्थ नहीं है। याद रखना, यहाँ पर छंद काव्य शास्त्र वाला टॉपिक रस छंद अलंकार के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर जो छंद प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है अनेकार्थक शब्दों के रूप में। तो छंद का अभिप्राय रस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, रंग होता है, अभिप्राय भी होता है, और वेद भी होता है। तो चलिए हम आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्राचीन और प्राचीर शब्द युग्म का उचित अर्थ होगा। प्राचीन का अर्थ पुराना बिल्कुल होता है, लेकिन प्राचीर का अर्थ नया नहीं होता। परकोटा, भाई परकोटा होता है चार दीवारी, जो कि पहले महलों की सुरक्षा के लिए महल से थोड़ी सी दूर यानी कि महल और प्राचीर के बीच में एक खाई भी कई जगह बना दी जाती थी। तो जो परकोटा होता है उसी को हम प्राचीर कहते हैं। प्राचीन पुराना होता है, परकोटा चार दीवारी होती है जो कि महलों के घेरेबंदी की जाती थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि प्राचीन का अर्थ है पुराना और प्राचीर का अर्थ है परकोटा। और आप परकोटा को लिख भी सकते हैं क्या, चाहर दीवारी। लेकिन हम जब चार दीवारी की बात कर रहे होते हैं तो चार दीवारी हम आमतौर पर बाउंड्री वॉल को कह देते हैं, लेकिन प्राचीर या परकोटा शब्द होता है वो महलों की सुरक्षा के लिए बनाई गई चार दीवारी होती है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर, आज का अगला प्रश्न है वदन और बदन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो भाई चंद्र वदन होता है, जैसा कि राम की शक्ति पूजा में, शायद मैं पिछला टेस्ट सीरीज लगा रही थी उस समय मैंने कहा था कि राम की शक्ति पूजा की एक पंक्ति जो अक्सर एग्जाम में आती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, और कह राम शक्ति हुई राम, कह आदि शक्ति हुई राम के वदन में लीन। वदन यानी कि शरीर में नहीं, वदन यानी कि उनके मुख में लीन हुई, और इस वदन का अर्थ होता है शरीर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा, ऑप्शन डी, क्योंकि इस वदन का अर्थ होता है मुख और इस वदन का अर्थ है शरीर।
एक बार अभी पिछली बार जस्ट जो अभी लेटेस्ट यूपीटीसीटी का पेपर हुआ था उसमें समास भी आया था कि चंद्रवदन में कौन सा समास है। तो चंद्रवदन यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली अर्थात सीता जी को कहा जाता है, तो उसमें बहुब्रीहि समास था। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि शब्द युग्म का अशुद्ध शब्द युग्म का चयन कीजिए। अब देखते हैं कौन युग्म किस दृष्टि से दिया है। असीम ससीम विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही है। सुर और ससुर, तो भाई ससुर या सुर नहीं होता, सुर का असुर होता है, क्योंकि अगर सुर और ताल के लय में लेंगे तो सुर और बेलय हो सकता है, लेकिन यहाँ सुर जो है वो देवताओं के लिए लिया जाता है, तो जो सुर है उसका विलोम होता है असुर। सुबोध यानी कि जो आसानी से समझ में आ जाए, दुर्बोध जो कि कठिनाई से समझ में आए, शोषक यानी कि जो शोषण कर रहा होता है, और पोषक जो कि पोषक करता है। असीम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, और ससीम होता है जो सीमाओं में बंधा हो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, सुर और ससुर। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर, और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? आज का अगला प्रश्न कहता है कि मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। दार, नाहिड़ी, हाला और शराब। तो भाई देखो, अगर यहाँ शब्द होता दारू तो हो जाता पर्यायवाची मदिरा का, लेकिन शब्द है दार और दार होता है पेड़ का पर्यायवाची। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प पहला, ऑप्शन ए। 17 का आंसर क्या है? 17 का आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्न में से रूढ़ शब्द है। तो भाई पहले समझ लेते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो जिनके दो सार्थक खंड नहीं हो सकते, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जिनके दो सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द, और जिनके दो सार्थक खंड तो हों लेकिन कोई तीसरा अर्थ निकले उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अब्द। तो अब्द को अगर ब्रेक किया जाए तो शब्द बनेगा अप धन दा। तो अप का अर्थ है जल और दा का अर्थ है देने वाला। तो जल देने वाला कौन है? जल देने वाला बादल है, यानी कि ना अप का महत्व है न दा का महत्व है, बल्कि बादल का महत्व हो गया। तो ये तो हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द। और अगर भूर्जा की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा भू धन ऊर्जा। तो भू का अर्थ है जमीन और ऊर्जा का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी। तो इसके भी दो सार्थक खंड हो रहे हैं लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं है। तो ये है हमारा यौगिक शब्द, जबकि जो मूल्य लिखा गया है इसके हम दो सार्थक खंड नहीं कर सकते। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि योग रूढ़ शब्द के उदाहरण किस समास के उदाहरण होते हैं? अव्ययीभाव समास के, कर्मधारय समास के, तत्पुरुष समास के, या बहुब्रीहि समास के? तो भाई जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, क्योंकि योग रूढ़ शब्द में भी जो दो खंड हो रहे हैं शब्द के, उन दो खंडों का महत्व नहीं होता बल्कि किसी तीसरे अर्थ का महत्व होता है। तो हमारा उत्तर है क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा, विकल्प डी। तो आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से अर्थ के आधार पर शब्द के भेद नहीं हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विकारी शब्द, या शब्द युग्म। तो भाई जो शब्द युग्म हैं उन्हीं को हम कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक, उन्हीं को कहते हैं हम समुच्चरित शब्द। तो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ये सब शब्द अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो विकारी शब्द है वो रूपांतरण के आधार पर विकारी शब्द होते हैं, यानी दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, तीसरा।
चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। सपत्नीक, सोना, साधु, समर्पण। तो भाई सपत्नीक का तद्भव होता है सौत और साधु का तद्भव होता है साहू, समर्पण का तद्भव होता है सौंप, सौंप यानी सौंपना, और सोना का तत्सम होता है स्वर्ण। तो यानी कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सोना तत्सम शब्द नहीं है। चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से तुर्की भाषा का शब्द नहीं है स्त्री, शादी, उर्दू और तकिया। तो भाई देखो, स्त्री आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इस तरी। तो स्त्री जो शब्द है वो बेसिकली हमने पुर्तगाल से लिया है, यानी पुर्तगाली भाषा से लिया है। और जो शादी शब्द है वो फारसी से लिया है। तकिया हमने अरबी से लिया है। और जो उर्दू शब्द है वही क्या है? वही हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। तो हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर है उर्दू। चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि देशज शब्द कहलाते हैं संस्कृत भाषा के शब्द। देशज शब्द कहते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों को। तो भाई संस्कृत भाषा के शब्दों को तो हम जैसा कि तैसा हिंदी में प्रयुक्त कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा के शब्दों को हम विदेशी भाषा या विदेशी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, लेकिन जिनकी उत्पत्ति का बोध नहीं होता, जिनका कहीं कोई व्याकरण नहीं मिलता, या वे शब्द जो रचना, ध्वनि या आकार के आधार पर बना लिए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि किस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य उपमेय उपमान का संबंध होता है? तत्पुरुष समास। तो भाई तत्पुरुष समास में तो विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कर्मधारय समास, बिल्कुल कर्मधारय समास में ही उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जबकि द्विक समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और बहुब्री समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो 25 है कि वह नहीं आया क्योंकि बीमार था। रेखांकित शब्द में अव्यय है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। तो भाई क्रिया विशेषण होते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले। संबंध बोधक होते हैं जो वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या एक प्रधान वाक्य को उपवाक्य या एक से अधिक उपवाक्यों से जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो हमारा उत्तर भी है कि प्रधान वाक्य क्या हुआ है? नहीं आया। और कारण क्या है? क्योंकि वह बीमार था। तो एक वाक्य के साथ जब दूसरा वाक्य आए, यानी एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित हो, ऐसे वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वही क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। जबकि विस्मयादि बोधक अव्यय में भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि निम्न में से रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं है? दिशासूचक, आवृत्ति परक, निश्चयार्थक और कारणार्थक। तो भाई जो दिशा सूचक है ये होता है हमारा स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय का भेद, जबकि आवृत्ति परक, निश्चयार्थक, अनिश्चयार्थक, नकारात्मक, कारणार्थक, अवधारणा परक, ये सब होते हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? आज का अगला प्रश्न है कि
निम्न में से निविदा का प्रकार नहीं है। निविदा होता है बच्चे टेंडर, तो भाई टेंडर देख लेते हैं, टेंडर किसका प्रकार नहीं है। सीमित निविदा, खुली निविदा, अल्पकालीन निविदा या दीर्घकालीन निविदा। तो भाई निविदा होती है हमारे 3 प्रकार की, सीमित, खुली और अल्पकालीन। दीर्घकालीन कोई निविदा नहीं होती है। तो हमारे निविदा के प्रकार 3 ही होते हैं। कौन कौन से? सीमित, खुली और अल्पकालीन निविदा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि वे पत्र जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के पास किसी कार्यालय या अधिकारी की शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शिकायत पत्र बिल्कुल नहीं, पावती बिल्कुल, और शिकायत सूचना भी नहीं होता। पावती होता है जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या अन्य जो मिनिस्टर होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमें किसी हेल्थ इश्यूज को लेकर के, यानी हेल्थ के अधिकारी को, किसी डॉक्टर या सीएमओ की शिकायत करनी है, तो हम स्वास्थ्य मंत्री के पास शिकायत कर सकते हैं। तो संबंधित मंत्रियों के पास भी अगर जो हमें पत्र लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है, उसे शिकायती पत्र ना कह करके क्या कहते हैं? पावती कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? आज का अगला प्रश्न है कि हिंदी में पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई हिंदी में पत्र लेखन के प्रकार होते हैं 3। मैं आपको करा भी चुकी हूँ। वैयक्तिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और प्रशासनिक या कार्यालयी पत्र। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोजेक्ट का हिंदी रूपांतरण होगा। योजना, भाई योजना तो होती है प्लानिंग, परियोजना होती है प्रोजेक्ट। दोनों की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि परियोजना को ही कहते हैं प्रोजेक्ट, जबकि योजना होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। तो चलिए आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि आंखों में नाचना लोकोक्ति का अर्थ होगा। याद रखना, तो याद रखना तो होता है गांठ बांध लेना। स्मरण शक्ति में ताजा होना, बिल्कुल कोई बीती हुई बात है जो हमारे सामने आ गई, हमारी आंखों के सामने घूम रही है या आंखों में नाच रही है, तो उसी का अर्थ होता है स्मरण शक्ति को याद, स्मरण शक्ति में ताजा होना या ताजा रहना। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। गर्व करना ये अर्थ दिया गया है और लोकोक्ति पूछी है कि भाई इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी। तो गर्व करना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति फूल सूंघ कर रह जाना। भाई फूल सूंघ कर रह जाने का मतलब तो होता है कोई ना के बराबर खाए, थोड़ा खाना। जैसे आमतौर पे कहते हैं ना, हाँ उसने तो सूंघ कर रख दिया, यानी खाया ही नहीं। पल्ला भारी होना, यानी हमारे पक्ष में बहुत ज्यादा दम होना। दम होना से मतलब पक्ष में बहुत ज्यादा ताकत होना या बहुत ज्यादा समर्थन होना, हम कह सकते हैं पलड़ा भारी होना या पल्ला भारी होना। फूला फूला होना, फिरना, तो भाई फूला फूला तो व्यक्ति तभी फिरता है जब उसे किसी पर गर्व होता है। जैसे जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके माता पिता क्या करेंगे? फूले फूले घूमेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे? आप पर करेंगे गर्व। जबकि धूल भरा हीरा, तो धूल भरा हीरा का मतलब होता है किसी गरीब पिता के यहाँ पर बेहद प्रतिभाशाली पुत्र का होना, उसी को कहते हैं प्रतिभाशाली पुत्र। कौन हो गया? हीरा। और वो कैसा है? धूल से भरा हुआ है, यानी कि गरीबी में लिपटा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रणयनी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रणयनी लिखा जाता है हमारा इस तरीके से, प्रणयनी। बेसिकली जो हमारा क्या है, अनि प्रत्यय जुड़ा हुआ है, किसमें? प्र उपसर्ग है, या हम कह सकते हैं प्रणे धन अनि। अब प्रणे क्या हुआ, यहां से हमने तोड़ा तो हमारा क्या निकल गया? हमारा निकल गया आधा डा और ए बदल गया हमारा किसमें? अय में। तो जो अय में बदला तो आ ने मात्रा किसको दी? डा को दी, और जो आ था इसने या को दी। आनी सोरा अनि, इनी प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? प्रणयनी।
और द्वंद्व भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि द्वंद्व लिखा जाता है हमारा, इसमें द्वंद्व को हम लिखते हैं इस तरीके से। यानी अगर इसको और ज़्यादा समझने की दृष्टि से लिखा जाए शुद्ध रूप से, तो हम लिख सकते हैं द्वंद्व को इस तरीके से, क्योंकि दोनों ही बार दा आधा है और वा पूरा है। और अगला शब्द है हमारा उद्दंड। तो उद्दंड भी हमारा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि उद्दंड होता है ये वाला। इसमें भी या हम इसी को इस तरीके से हमें किताबों में लिखा मिलता है उद्दंड, यानी कि एक दा आधा है उसमें भी। अनुसरण, अनुसरण हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प चौथा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से खड़ी बोली नहीं बोली जाती है, मेरठ, रामपुर, मथुरा या फिर सहारनपुर। तो भाई मेरठ, दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर ये सब किसके हैं? ये सब हैं खड़ी बोली वाले, यानी कि कौरवी वाले। लेकिन मथुरा तो है कन्हैया जी की जगह, कान्हा जी की जगह, यानी ब्रज स्थल। तो उसकी बोली क्या है? उसकी बोली है ब्रज भाषा। मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद ब्रज भाषा के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। तो चलिए आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि किस चिन्ह का प्रयोग समस्त पद के खंडों को जोड़ने के लिए उनके मध्य में किया जाता है? भाई किस चिन्ह का प्रयोग समस्त पद के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो भाई पदों को जोड़ा जा रहा है, तो पदों को जब हम जोड़ रहे होते हैं तो प्रश्नवाचक से तो भाई कभी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि प्रश्न से तो हम सवाल करते हैं, पूर्ण विराम से तो बात को पूरा कर देते हैं, लाघव चिन्ह से संक्षिप्त कर देते हैं। तो अब क्या बच गया? हमारा आंसर बच गया योजक चिन्ह। तो समस्त पदखंडों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो योजक चिन्ह के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि किसने हिंदी को देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने, या लिपि सुधार समिति ने? तो भाई डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने तो कहा था कि जो स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, उन अनुनासिक वर्णों को अनुस्वार से इंगित करिए, वो हमें बहुत सहजता होगी। बाद में इस सुझाव को मान लिया भी गया है, लेकिन हिंदी को देवनागरी के बजाय रोमन में लिखने की, यानी हम लिखते हैं राम, और इनके द्वारा यानी सुनीत कुमार जी कह रहे थे कि राम को हम ऐसे लिखें RAM। तो हिंदी को देवनागरी की बजाय रोमन लिपि में लिखने का जो सुझाव दिया वो दिया गया डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा। जबकि लिपि सुधार समिति ने तो बहुत सारे सुझाव दिए, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण सुझाव थे, हालांकि एक को भी माना नहीं गया, क्योंकि जो सुझाव थे वो चीज़ों को क्लिष्ट ज़्यादा कर रहे थे। जैसे कि एक सुझाव दिया था कि हमें छोटी और बड़ी की मात्रा को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी की मात्रा को हम थोड़ा सा इधर की तरफ कर देंगे और बड़ी की मात्रा को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देंगे, यानी हम एक ही दिशा में लगाएं। जैसे मान लीजिए मुझे लगानी है छोटी की मात्रा, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी, और जब लगाऊंगी बड़ी की मात्रा तो ऐसे कर दूंगी, और मात्राओं को हम एक ही तरीके से लगाएं। तो ये सुझाव थोड़े अमान्य से थे, समझने से परे थे, और ज़्यादा क्लिष्ट कर रहे थे, तो इसीलिए माने नहीं गए। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं? भाई हैं तो हैं, बिल्कुल हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। महात्मा जी, तो महात्मा जी तो भले हमें किसके लिए एक रेखांकित कर रहा है, इंगित कर रहा है जातिवाचक, क्योंकि महात्मा कौन होता है? जो महान आत्मा है उन्हीं को कहा जाता है महात्मा। लेकिन सभी महात्मा राष्ट्रपिता नहीं हैं। यहाँ जो महात्मा शब्द है वो पर्याय है, समानार्थी है गांधी जी के लिए, और गांधी जी में भी हम क्या कह सकते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि यहाँ पर महात्मा शब्द दे रहा है हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध, या करा रहा है हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का ज्ञान। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प तीसरा। 38 का आंसर कौन सा है? विकल्प तीसरा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। लोहा तो होता है, सोना होता है,
चांदी होती है और तांबा भी होता है। यानी कि आमतौर पर धातुएं पुल्लिंग होती हैं, लेकिन चांदी उसमें अपवाद में है, चांदी धातु है फिर भी स्त्रीलिंग है। तो इसमें यही पूछा था कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द हमारा किस में नहीं है? पुल्लिंग शब्द नहीं है हमारा चांदी में, क्योंकि चांदी कैसी है? स्त्रीलिंग है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं बनाता है? जन, गण, संग, ब्रंद। तो भाई जन, गण, ब्रंद ये सब बहुवचन बनाने में सार्थक होते हैं, लेकिन संग से हम बहुवचन नहीं बनाते। ये तो हम आमतौर पर कह देते हैं कि भाई चलो हम आपके संग चल रहे हैं या हम आपके साथ चलते हैं, तो ये बहुवचन बनाने के काम में नहीं आता। तो चलिए आज के अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि अलग या दूर करने, दूर जाने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग करते हैं? इसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि अलगाव के लिए प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा होता है? तो अलगाव के लिए प्रयुक्त कारक चिन्ह या अलग और पृथक या दूर जाने के अर्थ में जो कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है अपादान। जबकि अधिकरण अधिकार में मैं और पर की बात हो तो अधिकरण आता है, और का, के, रा, री, रे, नानी यानी संबंधों की बात हो तो संबंध कारक चिन्ह होता है, और जब कार्य करने वाले की बात हो तो कर्ता यानी कि ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हमारा उत्तर हमें मिल चुका है, हमारा 41 का उत्तर है विकल्प चौथा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, 42, और क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि निम्न में से सर्वनाम का भेद नहीं है? प्रश्नवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक भी होता है, लेकिन गुणवाचक होता है विशेषण। यानी कि ये नहीं है हमारे सर्वनाम का भेद। कौन सा? विकल्प दूसरा, गुणवाचक। तो 42 का आंसर क्या है? 42 का आंसर है प्रश्न नंबर 2। चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि वे विशेषण शब्द जो माप तौल संबंधी विशेषताएं बताते हैं। तो भाई माप तौल का मापन तौलन कहाँ होता है? होता है हमारे परमाण में। तो वे विशेषण शब्द जो नाप तौल का बोध कराते हैं वे परमाणवाचक होते हैं। जो गुण, दशा, अवस्था, गंध, स्थिति का बोध कराते हैं वे होते हैं गुणवाचक विशेषण, और जो संख्याओं का बोध कराते हैं, चाहे आवृत्ति के आधार पर हो, क्रम के आधार पर हो, संग्रह के आधार पर हो, समूह हो, बीपसा हो, तो उन्हें हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं उसमें सर्वनाम शब्दों को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि राम घर गया वाक्य में उद्देश्य है। राम, घर या गया। तो भाई देखिए फिर कोई नहीं, तो देखिए कर्ता जो होता है ना वो हमेशा उद्देश्य का कार्य कर रहा होता है। तो राम घर गया में हमारा उद्देश्य क्या होगा? राम, और उसके बाद में जो भी पूरा वाक्य होता है, चाहे वो क्रिया हो, कर्म हो, अन्य शब्द हो, सहायक क्रिया हो, वो सब जाते हैं हमारे विधेय में। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है हमारा कर्ता, और बाकी का पूरा वाक्य होता है हमारा विधेय, जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के नाम से पढ़ रहे होते हैं, उसी को हम हिंदी में उद्देश्य और विधेय नाम शीर्षक से पढ़ते हैं। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो भाई वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद से अभिप्राय ये है कि वाच्य में क्रिया को कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो भाई वाच्य के 3 भेद होते हैं, और क्रिया भी हमारी 3 प्रकार से ही प्रयुक्त होती है। कैसे? तो पहले क्रिया आती है हमारी कर्ता के अनुसार जो कि कृत वाच्य में आती है, फिर हमारी कर्म के अनुसार जो कि कर्म वाच्य में आती है, और भाव के अनुसार जब क्रिया प्रयुक्त हो तो आती है हमारी भाव वाच्य में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 3। और क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि
निम्न में से हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो भाई आएगा भविष्य की बात हो रही है, ना कि भूतकाल की, लेकिन वाक्य हमसे पूछना चाह रहा है भूतकाल के विषय में बात। तो यदि वह आता तो मैं जाता, यानी जाने की क्रिया हुई नहीं है, किसी कारण टल गई है। तो भूतकाल में होता क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल में, कि क्रिया पास्ट में होने वाली होती है, यानी कि मैं जाने वाला था लेकिन नहीं गया, किसी कारणवश होती नहीं है। तो वो कारण ही क्या है, वो कारण है कि वह नहीं आया। यानी कि जब भूतकाल में कोई क्रिया, बीते हुए समय में कोई क्रिया नहीं हो किसी कारणवश, उसी को कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कर्मवाच्य है, वह खाना खाता है, वह खाना खाएगा, खाना खाया जाता है, या उससे खाया नहीं जाता। तो भाई खाना खाता है या खाएगा, दोनों में ही किसका महत्व है, महत्व है कर्ता का। लेकिन वाक्य जानना चाह रहा है कि कर्म वाच्य कौन सा नहीं होता। तो कर्म वाच्य वे वाच्य होते हैं जहां पर क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार आए, कर्म के अनुसार आए। तो खाता या खाएगा वह के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, तो कर्त वाच्य है। लेकिन खाना खाया जाता है, यानी जो खाया क्रिया है वो खाने के अनुसार है। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाना खाया जाता है। या इसी को अगर हम ऐसे भी कहें कि उसके द्वारा खाना खाया जाता है, उस परिस्थिति में भी, यानी वाक्य के उन शब्दों के साथ भी हमारा कौन सा वाक्य होगा, हमारा कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 48 क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जहां पर दो वाक्य, दो उपवाक्य, या एक प्रधान वाक्य को उपवाक्य से, या एक प्रधान वाक्य को अन्य उपवाक्य आश्रित वाक्य से जोड़ा जाता है। और परमाणु बोधक या विस्मय बोधक, तो भाई अव्यय में अगर हम सिर्फ अव्यय की बात करें तो परमाणु बोधक अव्यय जो होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय का भेद होता है, जो कि क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कहना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे वह बहुत पढ़ता है, तो पढ़ने की विशेषता क्या है, पढ़ने की विशेषता है कि वो बहुत पढ़ता है, यानी हमने क्रिया का मापन करने का प्रयास किया। और विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय में भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है और विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि अनवीक्षा का संधि विच्छेद होगा अनधन वीक्षा, अनवधन इच्छा, अनुधन इच्छा, या अनुधन इच्छा। तो भाई देखो है तो इसमें यड़ संधि, यानी ओ या ऊ का मेल किससे हो रहा है, असमान स्वर से हो रहा है, लेकिन अनु नाम का कोई भी उपसर्ग नहीं होता, जबकि अनु नाम का एक उपसर्ग होता है। तो अनुधन इच्छा ही क्या बनी, अनवीक्षा बनी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 आज की प्रैक्टिस सेट 10 का अंतिम प्रश्न कि कनफटा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, या अव्ययी भाव समास। तो भाई देखो अगर हम इसका विग्रह कर लें तो विग्रह हो जाएगा कान है जिसके फटे हुए। तो आप कान फटे हुए हैं, अगर कहना चाहेंगे कि कानों की विशेषता है कि वो फटे हुए हैं, तो कर्मधारय भी है। और कान जिसके फटे हैं यानी संबंध का बोध भी हो रहा है तो तत्पुरुष भी हो जाना चाहिए। लेकिन कन फटा में हमेशा होगा आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि जब हम आदिकाल का साहित्य पढ़ रहे होते हैं तो हम दो साहित्य पढ़ते हैं, नाथ
साहित्य और सिद्ध साहित्य। नाथ साहित्य जो कि शैव और बौद्धों से मिलकर के एक नया साहित्य बना, उसे कहा गया नाथ साहित्य। और नाथ साहित्य में ही क्या होता है कि नाथ साहित्य में जो लोग नाथ में दीक्षित हो रहे होते हैं वो अपने कानों में होल करवा के, छेद करवा के लोहे के कुंडल पहन लेते हैं। तो उन्हीं कुंडलों के कारण जब वो साधना करते हैं, भारी भारी कुंडल होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उनके कान फट जाते हैं। इसीलिए नाथों को ही कहा जाता है कनफटा। जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी नाथ संप्रदाय में दीक्षित हैं। और नाथों की संख्या यदि आपसे पूछ ले तो 9 होती है। पहले नाथ आदिनाथ को माना जाता है और नाथ संप्रदाय का या नाथ साहित्य का प्रवर्तन गोरखनाथ के द्वारा किया गया। तो चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।